नमस्कार, ग्रैंड न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की खास खबरों में मैं हूं आपके साथ इरशाद अली। चलिए अब नज़र डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। देश भर के 47 शहरों में लगाया गया रोजगार मेला। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने बिलासपुर में बांटे 185 नियुक्ति पत्र। महतारी वंदन योजना का रुपया आना बंद, भटकने लगी महिलाएं, महिला बाल विकास विभाग का अपना दावा। बस्तर में गोलियों की बजाय अब विकास की होने लगी गूंज। शासन के प्रोत्साहन और योजना से नक्सली लगातार कर रहे आत्मसमर्पण। राज्य जीएसटी के अधिकारियों ने प्रदेश के लगभग 25 स्थानों पर मारा छापा। टैक्स चोरी के बनाए प्रकरण। और बिना किसी वैध लाइसेंस के ऊंचे ब्याज पर कर रहा था सूदखोरी, शिकायत पर हुई कार्रवाई। 19 मोटरसाइकिलें बरामद। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी को अहम करने के लिए शनिवार को देश भर के 47 शहरों में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को बड़ी सौगात देते हुए 51,000 से ज़्यादा नियुक्ति पत्र बांटे। साथ ही उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्हें संबोधित भी किया। इसका आयोजन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर द्वारा NEI सभागार में किया गया, जिसमें मंत्री तोखन साहू विशेष रूप से मौजूद रहे। शनिवार को देश भर के 47 शहरों में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने देश भर के युवाओं को एक बड़ी सौगात देते हुए 51,000 से ज़्यादा नियुक्ति पत्र बांटे। साथ ही पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवाओं को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य पारदर्शी और ईमानदार भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। पीएम मोदी ने कहा कि देश के लाखों युवाओं को ऐसे रोजगार मेलों के माध्यम से नौकरी मिली है और वे आज राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा मंत्र है बिना पर्ची बिना खर्ची। केंद्र सरकार में युवाओं को पक्की नौकरी देने का हमारा अभियान निरंतर जारी है और हमारी पहचान भी है बिना पर्ची बिना खर्ची। आज 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। ऐसे रोजगार मेलों के माध्यम से अब तक लाखों नौजवानों को भारत सरकार में परमानेंट जॉब मिल चुकी है। नागरिक प्रथम, सिटीजन फर्स्ट। आपको देश के लोगों की सेवा का बहुत बड़ा मंच मिला। मैं आप सभी युवाओं को जीवन के एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर इतनी बड़ी सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपकी इस नई यात्रा के लिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक पहल है। बिलासपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में मंत्री तोखन साहू ने 185 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया, जिसमें रेलवे में 173 अभ्यर्थियों सहित केंद्रीय सेवाओं के अन्य विभागों के नवनियुक्त अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। उन्होंने सभी युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना रोजगार मेला का आयोजन किया गया था। यह 16वां रोजगार मेला है। 51,000 युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। इससे पहले
जब 15वां रोजगार मेले का आयोजन हुआ तब भी 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा गया था। करीब करीब 9.25 लाख से भी ज़्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपी जा चुकी है। ये सभी युवाओं को मैं बधाई देता हूँ। ये सभी युवा आत्मनिर्भर भारत की दिशा में उनका एक कदम है, एक नई जिम्मेदारी है, एक नया दायित्व मिला है। ये सब राष्ट्र के निर्माण में अपना भागीदारी सुनिश्चित करेंगे और अपने साथ अपना परिवार या समाज या राष्ट्र आगे बढ़े, इसके लिए मैं इन सभी युवाओं को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। लोकेशंस में इंडिया में रोजगार मेला हुआ है, उसमें बिलासपुर वन ऑफ द लोकेशन था। 51,000 अपॉइंटमेंट लेटर डिस्ट्रीब्यूशन हुए हैं। 40,000 उसमें रेलवेज़ के लिए थे और उसमें पोस्टल CISF डिपार्टमेंट भी थे। यहाँ अराउंड 185 कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट लेटर मिला है और आगे भी हमारे अपॉइंटमेंट्स होते रहेंगे, तो उसमें जो भी गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन होगा उस हिसाब से करते रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी युवाओं को जीवन के महत्वपूर्ण पड़ाव पर बड़ी सफलता के लिए बधाई दी। युवाओं ने भी सरकार को धन्यवाद देते हुए अपने अनुभवों को साझा किया। आज मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और गर्व की बात है कि अब मैं भारतीय रेलवे में सेवा देने जा रहा हूं। ये इतनी आसान नहीं रहा, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, बट अब ऐसा लग रहा है कि हम लोग को जो आर्थिक और सामाजिक रूप में बहुत सुधार मिलेगा और मेरे परिवार भी इस सब से बहुत खुश हैं। खुशी का माहौल है, आज जैसे आपका चेहरा पर दिख ही रहा होगा, कुछ अलग लेवल का है। तो इसके लिए रोज़गार मेला जो आयोजन है ये होना चाहिए, जो क्योंकि आने वाले जो है नए, तो उनमें उत्साह बढ़ता है एक तरह से देखें। तो इस तरह का जो व्यवस्था की ऑनलाइन माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम लोग को नियुक्ति पत्र प्रदान किया, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं मध्य प्रदेश के सतना का हूँ। मेरा चयन टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल बिलासपुर डिवीजन में हुआ है। आज काफ़ी खुशी का दिन है हम लोग के लिए। आज हमको ऑनलाइन माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है। उम्मीद है बहुत जल्द हम लोग का ट्रेनिंग वगैरह शुरू हो जाएगा और जल्दी ही नौकरी में हम लोग आएंगे। ये एक जिम्मेदारी वाला बात है कि आज हम भारतीय रेलवे में अपनी सेवा देने जा रहे हैं। मैं धमतरी ज़िले का रहने वाला हूँ और मेरा टेक्नीशियन ग्रेड 3 में चयन हुआ है TRD डिपार्टमेंट में, और मेरा रेलवे में अप्रेंटिस भी है डीजल लोकोसेट कटनी से। तो मेरा तो मकसद ही था कि रेलवे में ही जॉब करना है करके। बहुत अच्छा लग रहा है टेक्नीशियन में चयन होके। मोदी जी ने कहा आगे और बढ़ना है, वो तो उत्साहित किया है कि और आगे बढ़ो, आगे जितना प्रमोशन हो सको या फिर जो भी मेहनत जारी रखो ऐसा करें। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक रोजगार मेलों के माध्यम से अब तक 10 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह कार्यक्रम भारत की युवाओं की क्षमता का उपयोग करने और उन्हें रोजगार तथा करियर विकास के अवसर देने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस पूरी प्रक्रिया में योग्यता, पारदर्शिता और दक्षता पर विशेष जोर दिया गया है ताकि सरकारी भर्ती प्रणाली तेज और अधिक प्रभावी बन सके। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन राहुल सिंह के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर जोनल मुख्यालय के रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट का काम काफ़ी धीमी गति से चल रहा है। 392 करोड़ रुपयों की लागत से तैयार होने वाले इस प्रोजेक्ट का वर्क ऑर्डर जारी हुए 3 माह बीत गया, लेकिन अब तक रेलवे स्टेशन में कोई काम नहीं दिख रहा है। दरअसल निर्माण कार्य का ठेका जिस झाझरिया निर्माण लिमिटेड कंपनी को दिया गया है, उसके डायरेक्टर सुशील झाझरिया रिश्वत देने के मामले में जेल में बंद हैं। ऐसे में प्रोजेक्ट के काम पर ब्रेक लग गया है। अमृत भारत योजना के तहत जोनल मुख्यालय बिलासपुर के स्टेशन को सर्व सुविधा युक्त बनाया जाना है। इसके लिए टेंडर झाझरिया निर्माण लिमिटेड कंपनी को मिला है। रेलवे ने 15 मार्च को एग्रीमेंट के बाद वर्क ऑर्डर जारी कर पूरी साइट भी खाली कर कॉन्ट्रैक्टर को सौंप दी है। शुरुआत में कुछ छोटे मोटे काम ज़रूर हुए, इसके चलते रेलवे स्टेशन के मुख्य गेट सहित कई जगहों पर यात्रियों की एंट्री बंद कर दी गई। जब काम शुरू हुआ, इसी बीच निर्माण कार्य करने वाली ठेका कंपनी के डायरेक्टर CBI की गिरफ्त में आ गए, जिसके बाद से प्रोजेक्ट का काम पूरी तरह से ठप पड़ गया है। बावजूद इसके बिलासपुर सांसद मंत्री तोखन साहू काम जल्द पूरा होने की बात कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ के 30 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। अब हमारे रेलवे स्टेशन भी एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित होंगे। हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। तो ये समयबद्ध कार्यक्रम है, ये पूरा होगा। जोनल स्टेशन में 1150 से ज़्यादा वाहनों के लिए पार्किंग, स्टेशन की दोनों ओर बड़े एंट्री और एग्जिट डोर, 3 नए फुट ओवरब्रिज, 31 लिफ्ट, 22 एस्केलेटर के साथ 1700 वर्ग मीटर का कॉमर्शियल एरिया बनाया जाना है। इसके अलावा क्रॉस मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए 9, 10 और 11 नंबर प्लेटफॉर्म का निर्माण कर ROR का निर्माण किया जाना है ताकि ट्रेनें सीधे उसलापुर स्टेशन की तरफ बढ़ सकें। इसके साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी प्रस्तावित हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन
राहुल सिंह ठाकुर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक संचालक उद्योग प्रबंधक पद की लिखित परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की गई। शहर के कुल 33 परीक्षा केंद्रों में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक परीक्षाएं ली गई। परीक्षा के लिए कुल 12,017 परीक्षार्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें से 7,368 परीक्षार्थी उपस्थित रहे, जबकि 4,649 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आयोग के डॉक्टर प्रवीण वर्मा, नोडल अधिकारी अरुण खलखो और सहायक नोडल अधिकारी डॉक्टर G.A. अश्विनी कुमार ने विभिन्न केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था, अभ्यर्थियों की सुविधा की स्थिति का जायजा लिया। बता दें, कहीं से भी गड़बड़ी या अनुचित गतिविधि की सूचना नहीं मिली। परीक्षा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रूप से संपन्न हुई। परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर निर्धारित समय पर प्रकाशित किया जाएगा। ठीक ठाक था, ज़्यादा टफ भी नहीं था, ज़्यादा मतलब इजी भी नहीं था, एकदम ठीक ठाक था। आपका अच्छा बना पेपर? हाँ, मेरा जितना मेरे टाइम नहीं हो रहा था, बस ठीक ठाक था मेरा। निकल जाएगा, पास हो जाओगे। पोस्ट कम है ना, तो पोस्ट कम हो जाएगा। बहुत अच्छा बना। इस एग्ज़ाम की मान्यता क्या है? इस एग्ज़ाम की मान्यता ये है कि कोई भी अपने फील्ड में जाके इसमें कॉमर्शियल बैकग्राउंड का हो तो ज़्यादा बेहतर है, और ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों के लिए भी बहुत अच्छा अवसर था, इसलिए काफ़ी अच्छा पेपर भी गया मेरा। ADI का फुल फॉर्म क्या है? असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री के लिए। तो आप आगे इस फील्ड में कहाँ अप्लाई करेंगे जॉब? इस फील्ड के लिए अब ये CGPSC इस पोस्ट के लिए निकाली थी इसको। अब इस फील्ड के लिए कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? केवल एक ही फील्ड ही के लिए था ये। अच्छा, इसमें अलग अलग फील्ड के लिए नहीं था, केवल एक ही फील्ड के लिए था ये एग्ज़ाम। जैसे CGPSC में अलग अलग फील्ड के लिए होता है, इसमें एक ही फील्ड के लिए। बिलासपुर से एक संवेदनशील लेकिन साहस से भरी खबर सामने आई है। हाईकोर्ट ने 2 नाबालिग बच्चियों से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले 9 दरिंदों की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखते हुए ये साफ कर दिया कि मासूमों पर अत्याचार करने वालों को कानून माफ नहीं करेगा। इन आरोपियों ने सिर्फ दरिंदगी नहीं की, बल्कि मासूम बच्चियों का वीडियो बनाकर उनके पिता को जान से मारने की धमकी भी दी थी। स्पेशल कोर्ट एट्रोसिटी बलौदाबाजार ने इन सभी को पॉक्सो एक्ट, अपहरण, बलात्कार और धमकी देने के मामलों में दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन दोषियों ने इस सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट ने सभी अपीलों को खारिज करते हुए स्पेशल कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। बिलासपुर हाईकोर्ट ने महासमुंद के SP आशुतोष सिंह को अवमानना का नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें तत्काल जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। यह मामला रायपुर निवासी कांस्टेबल नरेंद्र यादव से जुड़ा हुआ है, जो महासमुंद में पदस्थ थे। सेवा काल के दौरान उन्हें विभागीय आदेश से पद से पृथक कर दिया गया था। इस कार्रवाई के खिलाफ कांस्टेबल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें पुनः सेवा में बहाल करने का आदेश दिया था, लेकिन कोर्ट के स्पष्ट निर्देश के बावजूद 90 दिन बीत जाने के बाद भी SP द्वारा कांस्टेबल को बहाल नहीं किया गया, जिस पर याचिकाकर्ता ने कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की। मामले को गंभीर मानते हुए कोर्ट ने SP को अवमानना नोटिस जारी किया है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेंगी खबरें। देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। छत्तीसगढ़ शासन के माओवाद उन्मूलन के प्रयासों से राज्य में विकास, बदलाव और खुशहाली की लाखों कहानियां लिखी जा रही हैं। ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी है बस्तर के दक्षिणी छोर सुकमा में बसे गांव पुवर्ती की। पुवर्ती एक ऐसा गांव जो दशकों तक लाल आतंक का प्रमुख केंद्र रहा, जहां के लोग लाल आतंक के साए में जीने को मजबूर थे। बुनियादी सुविधाएं यहां के लोगों के लिए केवल एक सपना थी, लेकिन कहते हैं ना, हर रात की एक सुबह जरूर होती है। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए
ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चुनाव के पूर्व राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने महतारी वंदन योजना के तहत राशि देने की घोषणा की थी। कुछ महीने सभी को ये राशि मिलती रही, मगर अब रकम न आने के कारण वे बेहद परेशान हैं। उन्हें पता ही नहीं कि उनकी राशि क्यों और कैसे रोक दी गई। महतारी वंदन योजना की राशि नहीं मिलने से परेशान महिलाएं बैंक और महिला बाल विकास विभाग के दफ्तर तक कागज पत्र लेकर दौड़ लगाने विवश हैं। इन तस्वीरों में आप खुद देखिए कैसे हलकान माताएं बहनें महिला एवं बाल विकास विभाग के दफ्तर में ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि उन्हें अब करना क्या है। महिलाएं दस्तावेज की जांच कराने अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। कुछ महिलाओं ने बताया कि उनके खाते में सिर्फ 500 रुपए डाला जा रहा है। महतारी वंदना में हमन पैसा नहीं पातन, सरपंच करा गे रहे तभी आदेश नहीं आए कहत रही, आंगनबाड़ी वाला मैडम जग गए रहे तब वो कहीं से आदेश नहीं आए कि तो हमला पैसा मिलना चाहिए, सबला मिला थे, हमू गरीब आदमी हमूल मिलना चाहिए, सरकार हमूल देवे। का बोले आदेश आई तो जमा करबो, भी आदेश नहीं आए कहत। 500 रुपया महतारी वंदना देते आए तो हम नहीं देवे, तो 500 रुपया लता ही खा ले देवा थते है। अब काय करबो हमन आए। अब कहाँ दे रहे कर शिकायत बा? सब जगह कह डरे। तो का बोले से कैसे नहीं आवत तेल का करबो कहते। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी ने बताया कि आधार कार्ड का अपडेट न होना, सूचीबद्ध बैंक में खाता न होना या इस तरह की अन्य त्रुटियों के कारण भी ऐसा हो सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है कि अभी तक हितग्राहियों को नेफ्ट के जरिए उनके बैंक अकाउंट में योजना की राशि भुगतान किया जा रहा था। अब डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जाना है, इसलिए चेक करके हितग्राहियों के आधार और बैंक खातों को अब डीबीटी से लिंक किया जा रहा है। 3-4 महीने तक जिन हितग्राहियों को भुगतान नहीं मिल रहा, उन्हें इसके बाद भुगतान मिलने लगेगा और अंतर की राशि का भुगतान भी उनके खाते में आएगा। कोई टेक्निकल कारण, जैसे क्या होता है, पहले ज़्यादातर सब खातों को डीबीटी होना था। कई लोग अभी भी डीबीटी के लिए बार बार चिट्ठी, पर्सनली कार्यकर्ता, सुपरवाइज़र, हमारे यहाँ से भी टेलीफोन जाता। आपको जान के आश्चर्य होगा कि अभी 78 ऐसे लोग हैं जिसको हम लोग लगातार 15 दिन से कॉल कर रहे हैं। तो उनको बार बार बोला जाता है कि भाई आप बैंक जाइए, जाके अपना डीबीटी कराइए, जाके वो कराइए, तो वो कई बार नहीं जाते हैं। दूसरा क्या है कि कई बार बैंक वाले में से वो टेक्निकलिटी समझते रहते, बैंक दूर है या वो दूर है, उसके कारण भी दिक्कत होती। पर बेसिक चीज़ ये है कि जो आज की डेट में यदि किसी का पेमेंट नहीं हो पा रहा है, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि यदि 1 महीना, 2 महीना या 3 महीने की भी राशि रुकी है, तो जब भी रिन्यू होगा तो वो पूरे 3 महीने की राशि उसको वापस प्राप्त होगी। तो वो कोई इशू ही नहीं है उसमें कि कोई राशि रुकेगी। जब भी स्टार्ट होगा पेमेंट, टेक्निकलिटीज़, खामियां दूर होने के बाद वो हो जाएगी, पेमेंट पूरा मिलता है। दिक्कतें 2-3 कारण से है। एक तो है कि लोग अपना खाता जो है डीबीटी नहीं करा पा रहे हैं, पर आज की डेट में ये संख्या बहुत कम हो गई है। मतलब पहले ये वो थी, पर अब धीरे धीरे करके ये बिल्कुल भी कम हो गई है। मेजर इशू जो आज की डेट में आता है वो आता है आधार इनएक्टिव होने का। तो आधार इनएक्टिव एक वो है, उसमें ये होता है कि 10 वर्ष होने के बाद जो जिनके नाम पे आधार रहता है उस व्यक्ति को जाके पुनः बायोमेट्रिक और केवाईसी कराना पड़ता है, और उसके बाद फिर से दोबारा वो होता है। जिस व्यक्ति का आधार इनएक्टिव हो जाता है उसका डीबीटी भी इनएक्टिव हो जाता है। तो उस व्यक्ति को हम लोग जहाँ पे भी ये इशू आता है तो हम लोग समझाते हैं कि आप पहले जाके चॉइस सेंटर या जहाँ पे भी आपका आधार वो होता है वहाँ जाके आप पुनः बायोमेट्रिक कराइए प्लस केवाईसी कराइए। और हमारे यहाँ कार्यकर्ताएं जो सुपरवाइजर्स हैं वो तो खुद एनपीसीआई में चेक करके ऑटोमेटिक ऑफिस में देख के, जबकि ये कायदे से हमारे मैंडेट में नहीं है महिला बाल विकास में, पर वो बैंक में उनका डीबीटी हुआ कि नहीं, उनका आधार एक्टिव है कि नहीं, वो सब वहीं खुद से देख के चेक करके वो बता देती हैं, उनको गाइड करती हैं
हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, कई बार जो बुजुर्ग महिला रहती है, वो रहती है, अकेले रहती है, उसको खुद ले जाके आधार केंद्र और बैंकों में जाके उन्होंने एक्टिव कराया है, खातों को एक्टिव कराया है, डीबीटी कराया है, जो आधार है वहाँ पे ले जाके भी बनवाते हैं। को भी कभी भी इस तरह की कोई दिक्कत आती है, वो व्यक्ति से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सुपरवाइज़र या परियोजना कार्यालय में संपर्क कर सकता है या जिला कार्यालय में भी आ सकता है, और लोग आते हैं और हम लोग उन समस्याओं का चाहे बैंक के माध्यम से या आधार केंद्र के माध्यम से उसका निराकरण भी करते हैं। 1.5 साल तक योजना का पैसा उनके खाते में आ रहा था, तो 3-4 महीने से क्या दिक्कत आ गई। बैंक वाले महिला एवं बाल विकास विभाग भेज रहे हैं। यहाँ एक कंप्यूटर ऑपरेटर और विभाग प्रभारी उनके दस्तावेजों को चेक कर निदान करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन राहुल सिंह ठाकुर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। एक पेड़ मां के नाम अभियान अब जन आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। इसी कड़ी में मंगला स्थित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं, शिक्षकों, शाला विकास समिति, स्थानीय पार्षद सहित जनप्रतिनिधियों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने सहभागिता निभाई। कार्यक्रम के अंतर्गत हर कक्षा को एक पौधे की जिम्मेदारी दी गई है। स्कूल प्रशासन ने घोषणा की है कि वर्ष के अंत में जिस कक्षा का पौधा सबसे अच्छा विकसित होगा उसे पुरस्कृत किया जाएगा। प्रभारी प्राचार्य ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य बच्चों में प्रकृति के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी की भावना को विकसित करना है। जनप्रतिनिधियों ने इसे एक भावनात्मक और ज़रूरी पहल बताते हुए कहा कि मां के नाम एक पौधा केवल प्रतीक नहीं बल्कि जीवन से जुड़ाव का माध्यम है। यह अभियान बच्चों को पर्यावरण संरक्षण की दिशा देने के साथ साथ उन्हें भावनात्मक रूप से भी जोड़ रहा है। सावन के प्रथम दिवस पर आत्मानंद स्कूल मंगला में वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें समस्त छात्र छात्राएं और हम शाला समिति के सदस्य और गुरुजन मिलके यहाँ पे वृक्षारोपण किए। एक पेड़ मां के नाम पे आज आत्मानंद स्कूल मंगला में शाला विकास समिति के साथ साथ वार्ड के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, पार्षद और सभी छात्र छात्राएं और शाला के समस्त गुरुजन के साथ में आज पौधारोपण किया गया। एक ऐसी योजना है जिससे इंसानों को पेड़ लगाने से आत्मिक संतुष्टि मिलती है, एक अलग प्रकार की खुशी की अनुभूति होती है। साथ ही साथ पेड़ है तो जल है, जल है तो कल है, कल है तो जीवन है। तो ये बहुत बड़ी एक योजना है जिसके आज भागीदारी निभाने का हम को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि बहुत अच्छी योजना है। हमको मालूम है पर्यावरण को अच्छा करने के लिए ये सब बहुत आवश्यक है, तो हम स्कूल के सहारे इस चीज़ को बढ़ावा देंगे। हम लोग सोच रहे हैं कि हर एक क्लास के लिए कुछ पौधों जो बच्चे लेके आए हैं वो बच्चों की जिम्मेदारी रहेगी कि किस प्रकार से हम वो पौधे को अपने पौधों की सेवा करते हैं। और हमने ये भी सोचा है कि सत्र के अंत तक जिसका पौधा हेल्दी अच्छे से ग्रो करेगा उस पौधों को उन क्लासेस को हम इनाम देंगे। इस तरह से बच्चों में अपने पौधों के प्रति प्रेम भी आएगा और उनकी देखभाल करने की भावना भी आएगी। बिलासपुर निवासी रितेश शर्मा पर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उसके मुताबिक झूठ बोलकर वर्ष 2017 में उसके साथ शादी की गई और लगातार 7 वर्षों तक मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। पीड़िता के अनुसार रितेश ने खुद को इंटीरियर डिजाइनर बताकर शादी की थी, लेकिन बाद में पता चला कि वह वास्तव में कथक नृत्य करता है और जोरापारा स्थित श्री कला मंजरी कथक संस्थान का संचालक है। वर्षों से प्रताड़ना झेल रही महिला ने आखिरकार न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जहां कोर्ट ने महिला के पक्ष में फैसला सुनाते हुए रितेश शर्मा को क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए। रितेश ने कोर्ट का आदेश नहीं माना और न ही पीड़िता को कोई भरपाई दी। इसके बाद न्यायालय ने उसके खिलाफ वारंट जारी किया है। महिला न्याय की आस लिए सरकंडा थाना पहुंची, जहां पुलिस मामले की विवेचना कर रही है। मेरा विवाह सन 2017 में झूठ बोलकर बिलासपुर निवासी रितेश शर्मा के जोरापारा सरकंडा में वो रहते हैं, उनसे हुआ था। वो श्री कला मंजरी कथक संस्थान यहाँ बिलासपुर में संचालित करते हैं, ठीक है। और उन लोग मेरे को 5 साल से प्रताड़ित कर रहे हैं और मेरा हाई कोर्ट से भी निर्णय आ चुका है जो मेरे पक्ष में आया हुआ है ना। और मेरे को इतना ज्यादा परेशान कर रहे हैं कि मेरे को वहां से पैसे का जो ऑर्डर हुआ है वो भी उन लोग यहाँ नहीं दे रहे हैं। तो मैं वहां से वारंट लेके जो यहाँ आई हुई हूँ, तो मैं यहाँ सरकंडा थाना आई हुई हूँ उसी के लिए। और मुझे बस यही चाहिए कि मेरा जिंदगी जो उन लोग खराब किए हैं, मेरे परिवार सबको झूठ बोल के इंटीरियर डिजाइनर हूँ बोल के और कथक संचालित करता है और वो साइको है पूरा,
ठीक है, वो सारा चीज करने के बाद भी मारपीट और मेरे साथ इतना ज्यादा मुझे प्रताड़ित किए हैं, और मैं इसी संदर्भ में यहाँ आई हूँ और मैं यही चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले और न्याय मिले और मेरे को जल्दी से जल्दी छुटकारा मिले इससे। नगर निगम की लापरवाही से लोगों को परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि रोटरी मार्ग का निर्माण लगभग 6-7 साल पहले किया गया था। इस रोड का निर्माण इसलिए किया गया था क्योंकि बृहस्पति बाजार सहित अन्य मार्गों में आवागमन बाधित न हो, साथ ही लोगों को एक नए रास्ते का विकल्प मिल सके। लेकिन मिशन स्कूल के सामने रोटरी मार्ग में नाले से लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। दरअसल कारण यह है कि नाले की साफ सफाई के नाम पर नाले का बड़ा स्लैब हटा दिया गया है, जिससे अब ये रास्ता खतरनाक हो गया है। रात में यहाँ बिजली की व्यवस्था ठप रहती है, जिससे रात में नाले में गिरने का खतरा बढ़ गया है। बताते चलें कि रोटरी मार्ग में गर्ल्स हॉस्टल भी है, जिसमें कुछ छात्राएं और कुछ वर्किंग वुमेन्स रहती हैं, जो नाले के ऊपर से कूद फांद कर आना जाना करती हैं। अगर कोई नाले में गिर जाता है और किसी प्रकार की अनहोनी हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? बृहस्पति बाजार के व्यापारियों का कहना है कि नाला का स्लैब हटने से ये रास्ता एक तरह से बंद हो गया है, जिससे वहाँ पर गंदगी भी होने लगी है और साफ सफाई नहीं होती। पूरे समय बदबू और गंदे पानी के वजह से मच्छर भी रहते हैं। ऐसे में मलेरिया, डेंगू और टाइफाइड जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। अभी हम रोटरी क्लब मार्ग पे खड़े हैं, जहाँ पे इस रोड को बनाया गया था कि ताकि बृहस्पति बाजार के पास जो ट्रैफिक जाम होता है उसमें लोगों को आने जाने में सुविधा मिल सके। हम आपको यहाँ दिखाना चाहेंगे कि ये रोड को पूरा दिखाना चाहेंगे। इसको बनवाया गया था, वहीं ये नाला भसक के गिर चुका है, जिसमें से कचरा निकाल के फेंक दिया गया है, लेकिन अभी तक इसका मरम्मत नहीं की गई है। ऐसे में आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि नाला खुलने की वजह से यहाँ सामने छात्रावास भी है, जिससे कि बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे सब्जी मंडी लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा व्यवस्था नहीं है जिससे कि लोगों को सुविधा हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नाला टूटने की वजह से रोड बंद हो चुका है, लोग आ जा नहीं पा रहे हैं। इस कारण से यहाँ पे गंदगी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। लोग यहाँ पे कचरे भी फेंक रहे हैं। आप सामने देख सकते हैं कि लोग कचरे फेंक के उसे छोड़ दिए हैं। यहाँ पर रहने वालों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नाली खुल जाने से, गंदा पानी बहने से बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड जैसी बरसात के सीजनों में बीमारियाँ आम होती है। अगर हम ऐसे लापरवाही से काम करेंगे तो ऐसे में बीमारियां और भी बढ़ते जाएगी। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे छात्रावास भी है, वहाँ पे बच्चियाँ पढ़ रही है, लेकिन अगर वो बीमार होंगी तो उनके पढ़ाई लिखाई में भी असर पड़ेगा। हम आपको बता दें कि नाला इस रोड को बने 4-5 साल हो चुका है। लोगों का कहना है कि ये 4 महीने से टूटा हुआ है। इसकी शिकायत ये बार बार कर चुके हैं, लेकिन इसको बनाने के लिए कोई नहीं आ रहा। बार बार आश्वासन यही दिया जा रहा है कि इसे जल्दी बना दिया जाएगा, लेकिन अभी तक इसे बनाया नहीं गया। आइए हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं और कुछ जानकारी लेते हैं। 2-4 लोग मिलकर बनाए। अपना नाम बताएंगे? मैं असलम कुरैशी सचिव हूँ, बृहस्पति बाजार। ये जो नाला टूटा है कब से टूटा हुआ है? मैडम 3-4 महीना हो गया है इसको टूटे हुए। 3-4 बार कंप्लेन भी कर दिए हैं इसकी, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है इसके ऊपर। क्या बोला जा रहा है आपको? आज बनाएगी, कल बनाएगी, काम टाइम लगेगा, ऐसा वैसा करके मतलब बहाना बनाया जा रहा है। इसकी शिकायत आपने किसको की है? निगम आयुक्त, जोन आयुक्त को की गई है, और जो यहाँ निगम सुपरवाइज़र है उनको की गई है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा। गंदगी बढ़ते जा रही है बहुत। और आगे छात्रावास है मैडम, दिन भर यहाँ से लोग इंस्टीट्यूट जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, और इतनी व्यवस्था ख़राब हो गई, लाइट बंद है और लोग बाथरूम करते हैं, लिखने के देने के बाद भी कोई ध्यान नहीं देता है। तो आपने अभी इसके आगे की कार्रवाई के लिए क्या सोचा है? अब ये कार्रवाई के लिए ये सोचे हैं कि इतनी ज़्यादा पार्किंग की इसके कारण भीड़ बढ़ गई है, पूरी रोड जाम रहती है, तो हम लोग एक चक्का जाम का प्लान बना रहे हैं, और सुनवाई नहीं हुई तो आगे चल के चक्का जाम किया जाएगा। इस मार्ग को बने कितने टाइम हो चुका है? ये कम से कम 5 साल हो गया है इस मार्ग को बने हुए, और बढ़िया चालू है, लेकिन ये पुल थोड़े थोड़े हर साल भसक जाता है। हर साल एक पुल टूटता है, आगे भी टूटा हुआ है, तो हम लोग थोड़ा रिपेयरिंग करके चला रहे हैं उसको। जैसे कि इन्होंने बताया कि इस मार्ग को निर्माण किए 4 से 5 साल हो चुका है, और इस पुल को टूटे 4 महीना हो चुका है, जिससे कि लोगों को काफ़ी परेशानी भी हो रही है। आइए हम और लोगों से भी बात करते हैं।
आप क्या बताएंगे इसमें? मैम ये बनाते हैं हर 2 महीने 4 महीने में टूट जाते हैं, मतलब मजबूती नहीं रहता, कभी वहाँ का टूटता है तो फिर कभी यहाँ का, मतलब एक बन के तैयार होता है तब तक दूसरा टूट जाता है मैम। मतलब मार के टूटने से आप लोग को किस टाइप की परेशानियों का सामना करना? काफ़ी परेशानी के सामना करना पड़ा मैम। जैसे देखिए यहाँ से जाने आने के लिए रास्ता नहीं है, फिर भी लोग ज़बरदस्ती जाते हैं। कई लोग गिर गए, 2-3 लोग बाइक से टकरा के गिर गए जिसको हम लोग उठाए हैं। कई लोगों का सर फटा है। कुत्ता बिल्ली तो ऐसे गिरते रहते हैं हमेशा। जैसे कि इन्होंने बताया कि इस नाले के टूटने से हादसे भी हो रहे, कई लोग यहाँ इस नाले में गिर भी चुके हैं। लोगों को यहाँ से कूद करके जाना पड़ता है। जैसे इन्होंने बताया कि छोटे छोटे बच्चे और लड़कियाँ यहाँ से आना जाना कर रही हैं। उनको आप देख सकते हैं। पास हम आपको दिखाना चाहेंगे कि लोगों को यहाँ से, बच्चों को यहाँ से कूद के जाना पड़ता है। आए दिन यहाँ पे जानवर गिर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना गहरा और बड़ा नाला है। अगर यहाँ पे कोई गिरता है तो उसे चोट भी लग सकती है। हम आपको बता दें कि इस रोड पे नाला के टूटने की वजह से यहाँ पे आना जाना तो बंद हो ही चुका है, लेकिन यहाँ पे लाइट की भी व्यवस्था नहीं है, जिससे कि रात में अरे गहरे लड़कों का यहाँ पे बैठना होता है। जैसे कि हमने आपको अपने पहले वीडियो में बताया कि यहाँ पे छात्रावास है। अगर यहाँ पे लड़कों का बैठना होगा अंधेरे में तो कहीं ना कहीं लड़कियों के लिए भी खतरा है। आइए हम यहाँ पे फिर बात करते हैं और लोग इनसे बताते हैं। जी मैम, लाइट नहीं है, रहता है रात में यहाँ, इसके नाम से काफ़ी अंधेला हो जाता है तो लोग खाली पीली अंधेले में भी बैठ जाते हैं। तो इससे क्या है, लड़की लोग आने जाने से हिचकिचाते हैं और ऐसा कई बार हो भी चुका है कि 1-2 कंप्लेन नहीं हम सुने हैं, कंप्लेन बाकी हुआ था यहाँ आगे। जी हॉस्टल से किए थे मैम कंप्लेन। और इधर पुलिस डग्गा भी कम आती है जिसके नाम से पेट्रोल वगैरह कम होता है। जैसे कि इन्होंने बताया कि यहाँ पेट्रोलिंग भी नहीं की जाती है, जिससे कि और खतरा बढ़ जाता है। यहाँ पे आने वाले समय में कोई अनहोनी ना हो सके। ग्रैंड न्यूज़ के लिए इब्तिशाम देशमुख की रिपोर्ट। यहाँ पर लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए ग्रैंड। फायदे अनेक, घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। 23 नक्सलियों सहित कुल 45 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। हिंसा छोड़ मुख्यधारा में लौटने का क्रम लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार का पूरा फोकस बस्तर में आतंक मचा रहे नक्सलियों पर है। छत्तीसगढ़ को नक्सलियों से मुक्त करने के लिए लगातार तमाम तरह की योजनाएं, प्रोत्साहन और कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सरकार की नियत नेल्ला नार योजना और आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति 2025 की सफलता बताया। उन्होंने कहा, अब यहाँ बंदूक की गोली नहीं, विकास की बोली गूंज रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 महीनों में 1521 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जो विश्वास और बदलाव की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। यह परिवर्तन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में चल रहे सुशासन के विजन का परिणाम है। सरकार का लक्ष्य जल्द से जल्द नक्सलवाद से मुक्त छत्तीसगढ़ बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़ बिलासपुर। इधर राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में शनिवार को PSY उत्कृष्टता सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं, शिक्षकों और कलाकारों को यहां सम्मानित किया। एक बार फिर उत्कृष्ट शिक्षा हासिल करने वाले छात्रों, शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षकों और विभिन्न क्षेत्रों के उत्कृष्ट लोगों को सम्मानित किया गया। PSY उत्कृष्टता सम्मान समारोह में मौजूद सभी लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का साधन नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण का मजबूत स्तंभ है। छत्तीसगढ़ ने हाल के वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। राज्य में अब 15 से अधिक मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं और IIT, NIT, IIM व एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान भी यहां कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत छत्तीसगढ़ में शिक्षा को स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जा रहा है। बस्तर जैसे आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जा रहा है और मेडिकल शिक्षा भी हिंदी में प्रारंभ हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि उन्हें उपलब्ध अवसरों का पूरा उपयोग कर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहिए और देश को विकसित भारत के लक्ष्य तक ले जाने में योगदान देना चाहिए। इस अवसर पर रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में युवाओं की भूमिका निर्णायक होगी। विधायक धर्मलाल कौशिक ने नई शिक्षा नीति की सराहना करते हुए इसे बहुभाषीय शिक्षा की दिशा में एक मजबूत कदम बताया। समारोह में
वरिष्ठ चित्रकार राज सैनी ने मुख्यमंत्री श्री साय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ एक विशेष पेंटिंग भेंट की। इस अवसर पर पीएसवाई प्रेसिडेंट डॉक्टर एस.के. मिश्रा, सलाहकार महेंद्र गुप्ता, सीईओ शुभ्रा शुक्ला सहित अनेक प्रबुद्धजन, शिक्षक, विद्यार्थी और गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज बिलासपुर। शनिवार सुबह बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल और जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल ने तखतपुर का अचानक निरीक्षण किया, जिससे स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान नगर पालिका सीएमओ को सफाई व्यवस्था और अतिक्रमण हटाने को लेकर सख्त हिदायत दी गई। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि नागरिकों को सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं समय पर और बेहतर तरीके से मिलनी चाहिए। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों से इन सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण को लेकर विस्तृत चर्चा की। गौरतलब है कि तखतपुर की जर्जर सड़कों को लेकर पिछले 2 दिनों से क्षेत्र में भारी आक्रोश और विरोध देखा जा रहा है। इसी क्रम में कलेक्टर का यह निरीक्षण लोगों में चर्चा का विषय बन गया है। निरीक्षण के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष पूजा मक्कड़ ने बताया कि कलेक्टर द्वारा तखतपुर नगर के विकास के लिए डीएमएफ मद से 40 लाख रुपए की घोषणा की गई है, जिसका उपयोग नगर में आधारभूत सुविधाओं के विकास में किया जाएगा। चीज़ें हैं उसको देखने आए थे कि किस तरह से यहाँ और डेवलप किया जा सके। माननीय अध्यक्ष हैं, सीएमओ हैं, एसडीएम साहब हैं, एनएच की टीम है, बाकी अधिकारी भी हैं, तो क्या बेहतर कर सकते हैं उसके लिए आज देखने आए। तखतपुर में भी रोड, पानी, बिजली ये सब समस्याओं से हम जूझ रहे थे। हम बार बार सर को ये बोल रहे थे कि आप एक बार आके देखें, और आज मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि मेरे बर्थडे के दिन ही उन्होंने ये चीज़ बनाई है। आके हमने जहाँ जहाँ भी हमें समस्या दिखी हम सर को वहाँ लेके गए, अवगत कराया। एसडीएम सर और तहसीलदार सर को चीज़ें नोटेड करवाई और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी अब उस पर एक्शन लिया जाएगा। सड़क का तो लिया ही जाएगा, और जो समस्या थी हमने उनको अवगत कराया। जैसे हमने मोड़े मार्ग में एक यात्री प्रतीक्षालय को प्रस्तावित किया हुआ है, वहाँ पे हम चाहते हैं 14 और 15 वार्ड है, वहाँ पे अच्छा से एक यात्री प्रतीक्षालय बने, यूरिनल बने, लेडीज़ को इधर उधर जाना ना पड़े, सब चीज़ें उनको वहाँ सुविधाएं, वो सब चीज़ उनको दिखाया। और वहाँ सरकारी ज़मीन भी ये सब होके सब चीज़ें अब आएंगी लाइन पे। और मुझे ऐसे लगता है जो आज निरीक्षण हुआ है उसका बहुत जल्दी उस पर एक्शन होने वाला है। तखतपुर मुंगेली मुख्य मार्ग पर मनियारी पुल के पास 10 जुलाई को किए गए चक्का जाम मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए युवकों में तखतपुर के बादल निर्मलकर, इंद्राज सिंह ठाकुर, वीरेंद्र उर्फ वीरू ताम्रकार, राजू निर्मलकर, शैलेंद्र मानिकपुरी, करण गोस्वामी, दीनू सिंह ठाकुर, अमर निर्मलकर, जयदीप श्रीवास, मंडी चौक के रवि श्रीवास, बहुरता निवासी दीपक यादव और अभय क्षत्री शामिल हैं। दरअसल मामला इसलिए भी बिगड़ गया क्योंकि चक्का जाम के दौरान ही केंद्रीय मंत्री तोखन साहू का काफिला वहां से गुजरने वाला था, जो जाम की वजह से वापस लौट गया। बड़े अधिकारियों के निर्देश के बाद चक्का जाम करने वाले तखतपुर के युवकों को गिरफ्तार कर संबंधित अधिकारी के सामने पेश किया गया। तखतपुर थाना क्षेत्र में एक घटना हुई थी जिसमें लगभग 12-15 लड़के जो हैं अचानक से रोड में खड़े होकर के उसकी मरम्मत की मांग को लेकर के चक्का जाम उनके द्वारा किया गया। पुलिस को सूचना मिली, जिस पर तत्काल पुलिस की टीम पहुंची और चक्का जाम हटवाया गया। साथ ही इन लड़कों पर एफआईआर भी रजिस्टर की गई और इनकी गिरफ्तारी की गई है। साथ ही प्रतिबंधक धाराओं के तहत भी पृथक से कार्रवाई की। तखतपुर की खस्ताहाल सड़कों ने एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी है। खराब सड़क की वजह से सिलेंडर से भरा एक ऑटो गहरे गड्ढों के बीच असंतुलित होकर बीच सड़क पर पलट गया। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। नगर प्रशासन द्वारा गड्ढों को भरने के नाम पर उसमें मलबा डाल दिया गया है, जिससे हालत और भी खराब हो गई। मलबा गीला होकर दलदल बन गया, जिसमें 2 पहिया और 4 पहिया वाहन लगातार फंस रहे हैं। आए दिन वाहन पलटने या स्लिप होने की घटनाएं हो रही हैं, जिससे लोग गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने नगर पालिका से कई बार शिकायत की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रैंड न्यूज़ के साथ आप लगातार बने रहिए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी दिखाएंगे आपको ताज़ा तरीन खबरें। छत्तीसगढ़ कॉरपोरेट और ट्रेडिंग फर्मों के दुकानों, गोदामों और ऑफिसों पर की गई जांच के दौरान बोगस बिलिंग, कच्चे में लेन देन और जीएसटी चोरी से जुड़े कई अहम दस्तावेज मिले हैं। अधिकारियों ने बताया कि इन व्यापारिक इकाइयों ने फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाते हुए करोड़ों का कारोबार किया, लेकिन टैक्स नगण्य रहा। खासकर पान मसाला और खाद्य सामग्री के गोदामों में अवैध रूप से स्टॉक और बगैर बिल के बिक्री पाई गई। व्यापार विहार और सिरगिट्टी के कुछ ठिकानों पर स्टॉक निर्धारित मात्रा से अधिक मिला, जबकि बिलिंग में गंभीर अनियमितता थी। कई जगहों पर ई वे बिल और सॉफ्टवेयर का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला।
ड्राई फ्रूट्स के 2 बड़े थोक विक्रेताओं और ट्रांसपोर्ट नगर स्थित ट्रांसपोर्टर के यहाँ भी दबिश दी गई, जहाँ कंप्यूटर, लैपटॉप, हिसाब किताब की डायरी और अन्य डिजिटल डेटा जब्त किया गया। लगातार मिल रही कर चोरी की शिकायतों के आधार पर की गई इस कार्रवाई में जीएसटी टीम ने अब तक करीब 10 करोड़ रुपयों की पेनाल्टी प्रस्तावित की है और फाइनल रिपोर्ट तैयार की जा रही है। वन मंडल कार्यालय परिसर के भीतर स्थित उड़नदस्ता रेंज कार्यालय की हालत इस मानसून में बेहद खराब हो गई है। बारिश शुरू होते ही कार्यालय की छत से पानी टपकने लगता है, दीवारों में दरारें हैं और छत से सरिये बाहर झांक रहे हैं। स्थिति इतनी बदतर है कि फर्श पर पानी भर जाता है और कर्मचारी खड़े होकर काम करने को मजबूर हैं। दफ्तर में न तो बिजली व्यवस्था सुचारू है, न ही बैठने की सुविधा। पानी सीधे फाइलों और दस्तावेजों पर गिरता है, जिससे जरूरी कागजात खराब हो रहे हैं। पंखे और लाइट अक्सर बंद रहते हैं। सहायक वन परिक्षेत्र अधिकारी LM त्रिपाठी ने बताया कि अधिकारियों को कई बार शिकायत दी गई, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। जिस विभाग पर जंगलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उसी का दफ्तर खुद असुरक्षित हालत में है। यह स्थिति सरकारी सिस्टम की गंभीर लापरवाही को उजागर करती है। कर्मचारी अब सवाल कर रहे हैं कि आखिर कब तक इस खतरनाक माहौल में काम करना पड़ेगा। उड़नदस्ता कार्यालय में तो पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा पानी पानी है। बरसात में बहुत सीपेज की समस्या है, उसके वजह से बैठने उठने लिखा पढ़ी करने में तकलीफ होती है। और साहब को भी अवगत करा चुके हैं, नए डीओ साहब को, उसके बारे में तो बोले हैं कि देखता हूँ जो भी व्यवस्था हो जाए ऐसे करके। बाकी बहुत जर्जर हो गए, देखिए ना, पंखा भी पूरा ये हो गया है, पूरा छड़ दिख रहा है, पूरा बैठने का जगह नहीं रहता। पानी गिरेगा तो आप ये है कि टोटली स्टैंडिंग पोजीशन में ही रहेंगे। करालिंग अब उसमें करालिंग कार में यह है कि पानी गिरने की वजह से बैठ नहीं पा रहे हैं स्थायी रूप से। अभी पानी बंद है तो ऐसे पोजीशन में है, पानी गिरेगा तो समस्त दस्तावेज को अलमारी में रख के, बस यही है, यही दिक्कत है। बिलासपुर के करही कछार गांव में कुएं की सफाई के दौरान एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आ गया, जिसमें 2 सगे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। पहले दिलीप पटेल सफाई के लिए कुएं में उतरा, लेकिन जब वह बाहर नहीं निकला तो उसका छोटा भाई दिनेश पटेल उसे बचाने नीचे उतरा, पर वह भी जिंदा बाहर नहीं आ सका। आशंका जताई जा रही कि कुएं में ऑक्सीजन की कमी से दम घुटने के कारण दोनों की मौत हुई है। हालांकि मौत का असली कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगा। हादसे के बाद कोटा ब्लॉक के डिपरापारा मोहल्ले में मातम छा गया और पूरे गांव में सन्नाटा पसरा है। सूचना मिलते ही बेलगहना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को बाहर निकालकर जांच शुरू कर दी है। बेलगहना में एक घटना हुई है जिसमें दिलीप पटेल नामक व्यक्ति है जो कि मुर्गी पकड़ने के लिए जा रहा था, जो कि कुएं में कूद जाने से वो वहां पर उतरा और मुर्गी निकालने के लिए वहां पे वो छटपटाने लगा। उसके भाई को सूचना मिली, उसका भाई नहीं दिखाई दे रहा है, तो दिनेश पटेल नामक उसका भाई है वो भी वहां पहुंचा। कुछ समय बाद पता चला कि दोनों की डेथ हो गई है और रेस्क्यू टीम बुला करके उसको रिकवर किया गया है और मर्ग की जांच की जा रही है। बिलासपुर के मस्तूरी थाना क्षेत्र अंतर्गत गतौरा गांव में पुराने रंजिश और खेत में ट्रैक्टर ले जाने के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। खेत में धान बो रहे रामनारायण यादव पर उसके मंझले चाचा बद्री यादव ने जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी ने पहले गाली गलौज कर धमकी दी और फिर पीछे से आकर रापा से सिर, पसली और कंधे पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल रामनारायण की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। आरोपी को उसके घर से पकड़ा गया और हमले में प्रयोग किया गया रापा बरामद कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। गतौरा गांव में एक घटना हुई थी जिसमें कि पुरानी रंजिश और खेत में ट्रैक्टर ले जाने नहीं ले जाने की बात पर दोनों में झगड़ा हुआ था, जिसमें जो एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे को रापा से सिर में वार किया गया था, जिस पर हमने धारा 109 BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध किया और आरोपी की अरेस्टिंग कर ली है। उसको न्यायिक रिमांड में भेजा गया। सिविल लाइन पुलिस ने नशीली दवाओं के अवैध कारोबार में लिप्त सरोज श्रीवास के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उसके 1.5 करोड़ रुपयों की चल अचल संपत्ति सीज की थी। इस संपत्ति की पुष्टि साफेमा कोर्ट ने करते हुए उसे जब्त घोषित कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि सरोज श्रीवास की यह संपत्ति नशीली दवा कारोबार से अवैध रूप से अर्जित की गई थी। सिविल लाइन पुलिस की यह कार्रवाई न सिर्फ नशे के धंधे पर बड़ा प्रहार है, बल्कि समाज में अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति के खिलाफ प्रशासन की सख्ती का भी संकेत है। आपको बता दें कि अब तक सिविल लाइन पुलिस ने ऐसे कुल 5 प्रकरणों में 15 व्यक्तियों पर कार्रवाई करते हुए करीब 6 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त की है। थाना सिविल लाइन में सरोज श्रीवास के पास से नशीली दवाएं मिली थी, जिसमें उन्हें जब्त किया गया था। NDPS एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था
जिसमें आरोपिया और उसके पति श्यामू श्रीवास की चल अचल संपत्ति की जानकारी एकत्रित की। करीबन 1.5 करोड़ की संपत्ति हमें ज्ञात हुई कि उसमें पता चला कि यह संपत्ति उसके द्वारा अवैध स्रोतों से बनाई गई है। इसमें पुलिस ने धारा 68 एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए संपत्ति को फ्रीज किया था और साफेमा कोर्ट के द्वारा इस संपत्ति को अवैध करार करते हुए फ्रीज को हमारे द्वारा फ्रीज किए गए को आदेश को कंफर्म किया है। और इस तरह से पुलिस के द्वारा अब तक करीब 5 प्रकरण में 15 व्यक्तियों की 6 करोड़ की संपत्ति फ्रीज कराई जा चुकी है। बिलासपुर के तुरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत लाल खदान में एक छठी समारोह की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब समारोह के दौरान छोड़े जा रहे पटाखों की चपेट में आकर 10 साल का मासूम समीर अन्नत बुरी तरह से झुलस गया। बताया जा रहा है कि यह हादसा उस समय हुआ जब समीर पास ही खेल रहा था और अचानक से फट रहे पटाखों के बीच आ गया। गंभीर रूप से झुलसे समीर को सिम्स अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। खबरों में लगातार बने रहेंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेंगी खबरें। देखते रहिए ग्रैंड न्यूज़। जब शासन संवेदना से जुड़ता है और नीतियां जमीन से संवाद करती हैं, तब जन्म लेता है एक ऐसा पर्व, सुशासन तिहार, जो केवल योजना नहीं बल्कि जन विश्वास का उत्सव बन जाता है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ में आरंभ हुआ यह विशेष अभियान प्रशासनिक प्रणाली को नई ऊर्जा और मानवीय स्पर्श दे रहा है। 8 अप्रैल से प्रारंभ हुए इस अभियान का उद्देश्य है जनता की समस्याओं को सुनना, समझना और सुलझाना। पहले चरण में नागरिकों से उनके मुद्दों और आवश्यकताओं पर आवेदन आमंत्रित किए गए, जिन पर बिना विलंब के कार्रवाई प्रारंभ हो गई। इसी कड़ी में रायपुर जिले के ग्राम सांकरा निवासी श्री विकास मिश्रा ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। उन्हें विश्वास था कि यह तिहार केवल प्रतीक नहीं, समाधान का सशक्त माध्यम है। विभाग ने उनकी उम्मीदों पर खरा उतरते हुए तुरंत संपर्क किया, आवश्यक दस्तावेजों की प्रक्रिया पूर्ण करवाई और टेस्ट के उपरांत उन्हें लर्निंग लाइसेंस प्रदान किया। अपनी संतुष्टि व्यक्त करते हुए श्री मिश्रा ने मुख्यमंत्री के प्रति कृतज्ञता जताई और कहा, मैंने सुशासन तिहार के अंतर्गत ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की और मेरा लर्निंग लाइसेंस बनाया। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। यह शासन की संवेदनशीलता और गति का जीवंत प्रमाण है। अब यह अभियान अपने तीसरे और अंतिम चरण में है, जहां स्वयं मुख्यमंत्री शिविरों में जाकर जनता से संवाद कर रहे हैं, योजनाओं का फीडबैक ले रहे हैं और कार्यों की गुणवत्ता का मूल्यांकन कर रहे हैं। सुशासन तिहार न केवल प्रशासनिक पारदर्शिता का प्रतीक बन चुका है, बल्कि यह इस बात की मिसाल भी है कि जब सरकार जनता के साथ चलती है, तब विकास एक साझा उत्सव बन जाता है। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सरकंडा थाना क्षेत्र में अवैध रूप से कर्ज देकर लोगों को प्रताड़ित करने वाले सूदखोर के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। परसाही निवासी महेश कुमार डहरिया द्वारा बिना किसी वैध लाइसेंस के लोगों को ऊंचे ब्याज दर पर रकम उधार देकर उनके मोटरसाइकिल और दस्तावेज गिरवी रखे जा रहे थे। प्रार्थी भागवत प्रसाद सूर्यवंशी ने शिकायत की थी कि आरोपी ने 1 माह पूरा होने से पहले ही उससे ब्याज और मूल दस्तावेज मांगना शुरू कर दिया, साथ ही धमकाने भी लगा। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि आरोपी ने कई लोगों से इसी तरह पैसे वसूले हैं और 19 मोटरसाइकिलें अपने कब्जे में रख ली हैं। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से सभी गिरवी रखी गई मोटरसाइकिलें जब्त कर ली हैं। आरोपी को न्यायालय में
पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। मुंगेली जिले के जरहागांव थाना प्रभारी ने नगर पंचायत बरेला में जाकर नगर पंचायत के प्रतिनिधियों से मिलकर चर्चा की। नगर में आपराधिक घटनाओं की रोकथाम, यातायात की समस्या, अवैध नशे का कारोबार पर कैसे लगाम लगाया जा सकता है, जिसमें नगर पंचायत के जनप्रतिनिधियों ने खुलकर अपनी बातें रखी। थाना प्रभारी ने बताया कि मुंगेली जिले की पुलिस आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने वाले अपराधियों को नहीं बख्शेगी। नगर में शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने हर संभव प्रयास किया जाएगा। मुंगेली जिले के एसपी भोजराम पटेल जी के दिशा निर्देश पर एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसका नाम है पहल। उसी तारतम्य में हमने आज दिनांक को नगर पंचायत बरेला में पहल कार्यक्रम के तहत नशा मुक्ति के बारे में, साइबर जागरूकता के बारे में, यातायात संबंधी सुरक्षा संबंधी जानकारी दिए, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष नरेश पटेल जी एवं नगर पालिका अधिकारी उपस्थित रहे, साथ ही साथ पार्षद लोग भी उपस्थित रहे। उन लोग भी समस्याएं सुनी गई, जिसके संबंध में हम सभी ने मिलकर समाधान करने का निर्णय लिया गया। बिलासपुर में लगातार बारिश के कारण जहां जल भराव की स्थिति बनी हुई है, वहीं मौसमी बीमारियों का प्रकोप भी तेजी से बढ़ रहा है। मलेरिया, डायरिया, वायरल फीवर और टाइफाइड के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। सिम्स, जिला अस्पताल और निजी क्लिनिकों में बुखार, उल्टी, दस्त व त्वचा रोग से ग्रसित सैकड़ों मरीज रोज पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों के अनुसार जमा पानी में मच्छरों के पनपने से बीमारियां फैल रही हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है और लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहा है। विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि साफ पानी पिएं, स्वच्छता का ध्यान रखें और मच्छरों से बचाव करें। लगातार बुखार या अन्य लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। बरसात के मौसम में लापरवाही गंभीर रूप ले सकती है, इसलिए सतर्क रहना बेहद ज़रूरी है। जैसे कि लगातार 2-3 दिन से बारिश हो रही है। अभी तो चूँकि पहली बारिश है, तो अभी मौसमी बारिश के समय में जो ज़्यादातर हम लोगों के यहाँ डायरिया या फिर जो वाटर बॉर्न डिसीज रहते हैं, पीलिया वगैरह है, जो लगातार कंटामिनेशन से फैलता है, लेप्टोस्पायरोसिस है, कुछ फीवर मलेरिया के भी प्रकोप भी इस समय, क्योंकि वाटर स्टेगनेंट होता है तो उसकी वजह से भी बढ़ जाता है। इसके बाद प्रिकॉशंस लेना जरूरी है कि जैसे पानी इकट्ठा नहीं होने दें, जो बर्तन वगैरह है जो बाहर पड़े रहते हैं ऐसे बर्तनों में, जहाँ पर ज़्यादातर मस्कीटो वहाँ पैदा होते हैं, और उसकी वजह से जो मलेरिया, डेंगू और इस तरह के, और पानी को जैसे कॉमन सप्लाई में तो हमेशा उबाल के ठंडा करके पिए, और उसी से डायरिया और ये सब जुड़े हुए हैं। और बुखार का भी चूँकि मौसम लगातार कई बारिश में भीग जाने से सबकी शारीरिक क्षमता नहीं रहती उतना वो करने का। बुजुर्ग लोग हैं, ओल्ड एज है, पहले से बीमार व्यक्ति हैं, पहले से दवाइयाँ पे चल रहे हैं, उनको बारिश से बचना चाहिए, क्योंकि डायरिया तो पीएससी, सीएससी सभी जगह से हमारे पास तो रिफरल केसेस ही आते हैं, जो वहाँ कंट्रोल नहीं होता, वही उसी केसेस को हमारे यहाँ भेजा जाता है। तो उसके लिए पर्याप्त जगह है, पर्याप्त हम लोग उसके लिए व्यवस्था बना के रखते हैं, और हमारा टीम है उसमें कि हम तुरंत अलर्ट कर देते हैं। हमारे कैजुअलिटी में जैसे भी मास किसी गांव में, ग्रामीण में इतने लोग का वहां पर जो कंट्रोल नहीं हो रहा है, उनको सिम्स भेजा जा रहा है, तो ऐसे टाइम पे हम लोग अलर्ट रहते हैं। खरीफ वर्ष 2025 के लिए जिले में किसानों को आवश्यक बीज एवं रासायनिक उर्वरक की उपलब्धता और वितरण की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा रही है। कृषि विभाग के उप संचालक ने बताया कि बीज वितरण कार्य लगभग पूर्णता की ओर है, जबकि उर्वरक खाद वितरण भी तेजी से चल रही है। खरीफ सीजन 2025 के लिए जिले में अब 21,986 क्विंटल खरीफ फसलों के बीज वितरण का लक्ष्य है, जिसके विरुद्ध 19,464 क्विंटल बीज का सफल वितरण किया जा चुका है, जो कुल उपलब्ध बीज का 92.77% है। प्रमुख फसल के रूप में सबसे अधिक धान 20,308 क्विंटल का वितरण हुआ है, जो इस फसल के कुल प्राप्त बीज का 93.25% है। इसके साथ ही मक्का, उड़द, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली जैसी फसलों के लिए भी बीज वितरित किया गया। छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के प्रांतीय आह्वान पर अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल 15 जून 2025 से जारी है। संघ द्वारा अपनी 2 प्रमुख मांगों के समर्थन में 12 जुलाई से पदयात्रा शुरू की गई, जो बाबा साहेब अंबेडकर चौक बिलासपुर से प्रारंभ होकर 16 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री निवास रायपुर पहुंचकर ज्ञापन सौंपेंगे। पूर्णकालीन कलेक्टर दर वेतन भुगतान करने, युक्तियुक्तकरण के तहत स्कूलों में समायोजन की मांग को लेकर 15 जून से स्कूल सफाई कर्मचारी बेमियादी हड़ताल पर हैं। संघ के सदस्यों ने बताया कि उनकी मुख्य 2 मांगें पूर्णकालिक नियुक्ति के तहत
कलेक्टर दर पर वेतन भुगतान और युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के तहत कर्मचारियों को यथावत रखा जाए। संघ के द्वारा 16 जुलाई को मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा और अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो संघ के द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि पदयात्रा के दौरान किसी प्रकार की अप्रिय घटना या दुर्घटना होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य शासन और प्रशासन की होगी। छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के प्रांतीय आह्वान पर वादा खिलाफी जो सरकार ने चुनावी वादा किया था मोदी गारंटी, अभी तक लगभग 2 साल हो गए सरकार बने, अभी तक हमारी मांग अधूरी है। हम अपनी पूर्णकालीन कलेक्टर दर जो संवैधानिक पद है कलेक्टर दर, इन मांगों को लेकर संवैधानिक न्याय यात्रा आज बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान की शरण से हम लोग बिलासपुर संभाग से सैकड़ों की तादाद में राजधानी रायपुर जा रहे हैं, जिसमें मुख्य मांग है अंशकालीन से पूर्णकालीन नियमितीकरण और युक्तिकरण। 10,463 स्कूल बंद हुए हैं, उस स्कूल के सफाई कर्मचारी को यथावत रखा जाए, इन मांगों को लेकर जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री से आग्रह ही नहीं निवेदन है कि हमारी जायज मांगों को पूरा किया जाए, नहीं तो 16 तारीख को हम लोग मुख्यमंत्री निवास में ज्ञापन सौंपेंगे और मांग पूरी नहीं होगा तो हम मुख्यमंत्री निवास घेराव करेंगे और विधानसभा निवास का भी घेराव होगा। पदयात्रा के बाद नया रायपुर के धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। संघ ने सरकार से शीघ्र सकारात्मक पहल की मांग की है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल सिंह ठाकुर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर के तुरवा स्थित सिंधु भवन में 13 जुलाई रविवार को शाम 4 बजे आध्यात्म के द्वारा श्रेष्ठ समाज की स्थापना विषय पर एक भव्य संत सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ब्रह्म कुमारी संस्था के धार्मिक प्रभाग द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में देश भर के ख्याति प्राप्त संत और आध्यात्मिक वक्ता शामिल होंगे। शनिवार को बिलासपुर प्रेस क्लब में आयोजित इस प्रेस वार्ता में पत्रकारों से चर्चा करते हुए ब्रह्म कुमारी के सदस्यों ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य वक्ता होंगे राजयोगी ब्रह्म कुमार रामनाथ भाई, मुख्यालय संयोजक माउंट आबू। उनके साथ मंच साझा करेंगे आचार्य महामंडलेश्वर कमल किशोर, साध्वी प्रज्ञा भारती, स्वामी परमानंद गिरी, ब्रह्म कुमारी लक्ष्मी दीदी और अन्य संत महात्मा भी मौजूद रहेंगे। श्रीमद् भागवत गीता पर प्रवचन देंगी ब्रह्म कुमारी भारती बहन। कार्यक्रम की शुरुआत मुंबई से आए कलाकारों की संगीतमय प्रस्तुति से होगी। विशेष अतिथि के रूप में पूर्व विधायक रजनीश सिंह और महापौर पूजा विधानी मौजूद रहेंगे। आयोजन में शहर के अनेक पंडित, पुजारी और कथावाचकों का सम्मान भी किया जाएगा। हम चाहे कितनी भी पदार्थों का सेवन करें या उनका उपभोग करें, और यदि संतुष्टता नहीं है तो सब व्यर्थ हो जाता है। और संत सम्मेलन जब होता है तो व्यक्ति अपने भीतर जाने के लिए विवश हो जाता है। ये सत्य है, यदि आपको तेज चलना है तो आप अकेले चलेंगे, लेकिन यदि लंबा चलना है तो आपको संगठन चाहिए। मनमत और परमत ये हो सकता है, लेकिन मन की भावना सबकी एक ही है। अलग अलग दृष्टिकोण है, लेकिन उन सारे दृष्टिकोण को एक करने की शक्ति आध्यात्म में है। और इसी भावना से, इसी उद्देश्य से संत सम्मेलन किया जा रहा है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बिलासपुर शाखा में एक अद्भुत संत सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें सभी कल्ट के, सभी संप्रदाय के संतों को एक मंच पे लाने का सराहनीय, प्रशंसनीय प्रयास किया जा रहा है। वास्तव में इसकी बहुत आवश्यकता है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।